सभी बच्चों को नमस्कार। मेरा नाम जगदीश सोलंकी और आप देख रहे हो फिजिक्स बाय जगदीश सोलंकी यूट्यूब चैनल। इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम जो है 12th के पहले चैप्टर के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस है वो लेके आए हैं। इसमें शार्ट आंसर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि कंपटीशन में पूछे जाते हैं, साथ में 12th के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो पहले यूनिट के जितने भी शार्ट क्वेश्चंस हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, स्थिर विद्युत, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसके सारे क्वेश्चंस आज हम देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास आवेश के गुण लिखिए, प्रॉपर्टी ऑफ चार्जेस, इलेक्ट्रिक चार्जेस। तो जो आवेश होता है, चार्ज जो होता है, उसके क्या क्या गुण होते हैं वो अपने को मालूम होना चाहिए। तो सबसे पहला आवेश स्थानांतरित होता है, मतलब यदि मान लो किसी बॉडी पर, किसी वस्तु पर आवेश है और उसके पास में कोई यदि दूसरी वस्तु रख दी जिस पर कोई आवेश नहीं होता है, अनावेशित होती है, तो इस वस्तु के आवेश, जिस पर आवेश की मात्रा है, वो दूसरी वस्तु के संपर्क में आने पर उसमें आवेश स्थानांतरित हो जाता है। मतलब आवेश एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित या ट्रांसफर हो जाता है। तो पहली प्रॉपर्टी क्या होगा, आवेश स्थानांतरित होता है। इसका मतलब हुआ कि चार्ज होता है ट्रांसफर हो जाता है वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यदि मान लो एक चार्ज बॉडी है और दूसरी अनचार्ज बॉडी है, तो चार्ज बॉडी को और अनचार्ज बॉडी को दोनों को कांटेक्ट में रखते हैं या पास में रखते हैं, तो जो चार्ज बॉडी के जो चार्ज होते हैं वो अनचार्ज बॉडी के चार्ज में क्या हो जाते हैं, अनचार्ज बॉडी में चले जाते हैं। इसको बोलते हैं चार्ज ट्रांसफर। चार्ज क्या होते हैं, ट्रांसफर होते हैं, स्थानांतरित होते हैं। दूसरा हमारे पास में प्रश्न दिया गया कि आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है, मतलब बाउंडेड होता है। मतलब जिसके पास चार्ज है उसका मास होगा, कोई बॉडी है और जिसके पास चार्ज होता है, यानी चार्ज है तो हमेशा मास होगा, आप ये कह सकते हो। जो भी आवेश होता है उसका द्रव्यमान हमेशा ही रहेगा। आवेश हमेशा द्रव्यमान से बद्ध होता है, बाउंडेड होता है। चार्ज इज बाउंडेड टू मास। जो यदि मान लो कोई चार्ज, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, ये क्या है, आवेश है तो इनका क्या होगा, एक द्रव्यमान होगा, मास होता है। तो दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, आवेश हमेशा क्या होता है, द्रव्यमान से बद्ध होता है, मतलब चार्ज इज बाउंडेड टू मास। थर्ड हमारे पास में है आवेश संरक्षित रहता है, आवेश इज कंजर्व क्वांटिटी। आवेश हमेशा क्या होता है, संरक्षित होता है, कभी भी नष्ट नहीं होता है, न तो उत्पन्न किया जा सकता, नहीं नष्ट किया, हमेशा चार्ज होता है। टोटल चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है, संरक्षित रहता है, मतलब नष्ट, मतलब चेंज नहीं होगा। अगला लिखा हमने, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। चार्ज की विशेषता होती है कि चार्ज जब भी होगा, यदि स्थिर आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करेगा और यदि गतिमान आवेश हो तो विद्युत क्षेत्र के साथ चुंबकीय क्षेत्र भी उत्पन्न करता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि आवेश जो होता है विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। आवेश चालक के बाहरी पृष्ठ पर स्थित होता है, ये भी हमने पढ़ा कि चार्ज होता है सरफेस पे, मतलब सिचुएट होगा, लाइज करता है। तो ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। साथ में चार्ज जो होता है वो क्वांटाइज होता है, क्वांटीकरण का सिद्धांत का पालन करता है, Q इक्वल टू प्लस माइनस ए। चार्ज इज क्वांटाइज। चार्ज आर एडिटिव इन नेचर। चार्ज को हम जोड़ सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, योज्य होता है। तो ये भी प्रॉपर्टी हम लिख सकते हैं कि आवेश जो होता है वो क्या होता है, योज्य होता है। योज्य मतलब जोड़ सकते हैं, योज्य होता है। क्वांटीकरण का मतलब किसी भी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन के आवेश की मात्रा का एक पूर्ण गुणज होती है, इसको क्वांटीकरण का सिद्धांत कहते हैं। किसी पदार्थ पर आवेश की मात्रा इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश की मात्रा की पूर्ण गुणज होती है। ये सभी चार्ज के लिए लागू होगा, यानी चार्ज ही होता है, क्वांटीकरण होता है, सभी मान संभव नहीं होते। तो इस तरह से हमारे पास कुछ बेसिक प्रॉपर्टी है। पहला क्या है, चार्ज जो होता है, क्या होता है, चार्ज हमेशा, आवेश जो होता है वो स्थानांतरित होता है, चार्ज इज ट्रांसफर टू वन बॉडी टू अनदर बॉडी। सेकंड हमने लिखा है आवेश सदैव द्रव्यमान से बद्ध होता है। आवेश चार्ज होता है हमेशा, उसके यदि चार्ज है तो उसका कुछ न कुछ मास होगा, ध्यान रखना। तीसरा हमने लिखा है कि आवेश विद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। चार्ज ऑलवेज इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, प्रोड्यूस करता है। आवेश चालक की बाहरी सरफेस पे होता है, जो चार्ज होता है हमेशा आउटर सरफेस पे ही होगा, ध्यान रखना। चार्ज जो होता है क्वांटीकृत होता है। चार्ज हमेशा संरक्षित रहता है, कभी नष्ट नहीं होता है। चार्ज में एडिटिव प्रॉपर्टी होती है, जोड़ सकते हैं उसको। जैसे मान लो क्वेश्चन में दिया कि 2 कूलम आवेश और -2 कूलम आवेश कितना होगा, तो 0 हो जाएगा, दोनों प्लस कर देंगे। किसी बॉडी पर +2Q और -2Q है तो टोटल चार्ज 0 हो जाएगा। तो इस तरह से चार्ज के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कूलम्स लॉ है।
कूलम का नियम है। तो कूलम ने क्या किया था, दो चार्ज लिए थे, एक पॉजिटिव 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 निगेटिव हो सकते हैं। यदि दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो इनके बीच में कौन सा रिपल फोर्स लगता है, प्रतिकर्षण बल लगता है, प्रतिकर्षण बल, रिपल फोर्स लगेगा। और दोनों अपोजिट चार्ज होगा तो अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, आकर्षण बल लगता है। तो दो आवेशों के बीच, दो चार्ज कैसे थे, स्टेशनरी और पॉइंट चार्ज, नोट कर लेना, टू स्टेशनरी एंड पॉइंट चार्ज लेना है अपने को। और उनके बीच में या तो रिपल फोर्स लगता है या अट्रैक्शन फोर्स लगता है, दोनों फोर्स लग सकते हैं। या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा जब दोनों एक जैसे होंगे, लाइक चार्ज होंगे तो रिपल फोर्स, दोनों अनलाइक चार्ज होंगे प्लस माइनस तो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है। तो ये चीज ध्यान रखना कि दो चार्ज लेंगे, चार्ज कैसे होना चाहिए, पॉइंट चार्ज और स्टेशनरी चार्ज, इसमें कंडीशन है पॉइंट और स्टेशनरी चार्ज। स्थिर बिंदु आवेश, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F क्या है, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल F। दोनों आवेशों के बीच की दूरी, दोनों आवेशों के क्या होता है, दोनों आवेशों के जो परिमाण होगा, परिमाण मतलब उसकी वैल्यू, मैग्नीट्यूड, दोनों चार्ज के मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी गुणनफल के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। क्या, बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा हुआ, यानी ये बल है, कौन सा बल, आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। Q1 Q2 क्या है, चार्ज है, आवेश, और इन दोनों का गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, इनका जो मैग्नीट्यूड होगा उसके प्रोडक्ट के अनुक्रमानुपाती डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। फोर्स, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव या रिपल्सिव फोर्स, दोनों हो सकते हैं। तो दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की जो डिस्टेंस होते हैं उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, स्क्वायर के, और उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो दो पॉइंटर कूलम्ब्स ने अपने नियम में बता दी, क्या, force directly proportional Q1 Q2 and force is inversely square of the distance proportional। तो ये दोनों पॉइंट अपने को लिखना है कि दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, अनुक्रमानुपाती मतलब चार्ज की वैल्यू बढ़ाएगा तो फोर्स की वैल्यू भी बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। और दोनों आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और उनके बीच की दूरी के इस वर्ग के, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ हो गया। दोनों कंबाइन कर देंगे तो ये आ जाएगा। अब यहाँ प्रोपोर्शनलिटी हटा के कांस्टेंट लगा देंगे, के लगा देंगे, और के की वैल्यू सीजे ऐसा ही पद्धति में 1/4πε0 होती है, ये ध्यान रखना। के की जो वैल्यू होती है 1/4πε0। एप्सिलॉन नॉट परमिटिविटी या वायु या निर्वात की विद्युतशीलता कहलाती है, ये आपको भी ध्यान रखना। तो इस तरह से कूलम्ब्स लॉ हो जाएगा। कूलम्ब्स लॉ क्या होगा, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो पॉइंट चार्ज, स्टेशनरी पॉइंट चार्ज के बीच जो फोर्स लगता है, कौन सा फोर्स, अट्रैक्टिव और रिपल्सिव फोर्स, दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल उन आवेशों के परिमाण के, परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड के गुणनफल के, गुणनफल मतलब प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अनुक्रमानुपाती होता है, और उनके बीच की दूरी के, डिस्टेंस बिटवीन देम, स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होगा। तो स्टेटमेंट समझ में आ गया होगा कि बल दोनों आवेशों गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दोनों को कंबाइन कर देना, के कांस्टेंट लगा देना, और के की वैल्यू 1/4πε0 होती है, इसको ध्यान रखना है, के की वैल्यू। तो इसी तरह से हमारे पास कूलम्ब्स लॉ होगा। एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू ध्यान रखना 8.85 × 10⁻² c² nm² पर nm² है वो। तो ये एप्सिलॉन 0 की वैल्यू कभी आ जाएगी, कितनी होती है, 8.85 × 10⁻² c² nm²। ये परमिटिविटी होती है 8.85 × 10⁻12 कूलम्ब² का स्क्वायर। अब इसके आधार पर हमारे पास में यूनिट चार्ज की डेफिनेशन पूछी जाती है कि हमारे पास जो कूलम्ब्स लॉ हमने लिखा है F = 1/4πε0 Q1 Q2 r²।
और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 की 9 × 10⁹ होती है। ध्यान रखना Q1 Q2 अपन आएगा स्क्वायर और ये फोर्स न्यूटन, फोर्स की यूनिट न्यूटन होती है। यदि इस फार्मूले में यदि हमने Q1 = Q2 रख दिया, दोनों चार्ज को सेम मान लिया इक्वल टू Q, और दोनों वायु निर्वात में रख देते हैं इसको, क्योंकि अपनी एप्सिलॉन नॉट ले रखी थी यहाँ पर, वायु निर्वात में रख देते हैं हम इसको दोनों को चार्ज को, और इनके बीच की डिस्टेंस को 1 मान लेते हैं और F = मान लेते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन। तो यदि हमने इस तरह से मान लिया कि Q1 = Q2, इसका मतलब क्या हुआ? Q1 = Q2 मतलब दोनों आवेश कैसे सजाती, एक जैसे आवेश है, सजाती, लाइक चार्ज, दो लाइक चार्जेस है, कहाँ रखेंगे? एयर और वैक्यूम में। कितनी डिस्टेंस पर? यूनिट डिस्टेंस पे। फोर्स कितना लगेगा उनके बीच? 9 × 10⁹। कौन सा फोर्स लगेगा? प्रतिकर्षण, रिपल फोर्स, रिपल्सिव फोर्स। तो दो स्वजाती आवेश, स्वजाती मतलब समझते हैं ना, दोनों एक जैसे, प्लस प्लस या माइनस माइनस, दो स्वजाती आवेश वायु निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो, यूनिट डिस्टेंस पे रखे हो, और उनके बीच में 9 × 10⁹ न्यूटन का बल का क्या लगता है? प्रतिकर्षण बल लगता है। तब यहाँ पे Q का मान निकालो, कितना आ जाएगा? तो यहाँ पे F की जगह रख दो 9 × 10⁹, इस F का मान 9 × 10⁹ ऐसे लिखो, Q1 की जगह Q लिख दो और Q2 की जगह Q, क्योंकि दोनों को हमने Q मान लिया। R के लिए 1 रख दो, इससे कैंसिल हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इधर कर देना, Q² = 1 या Q = ±1। तो इस तरह से Q की वैल्यू आ जाएगी ±1। इसका मतलब चार्ज कितना हो गया? यूनिट। अब यहाँ पे हम डेफिनेशन देते हैं, एकांक चार्ज आ गया, यूनिट चार्ज आ गया, तो यूनिट चार्ज की डेफिनेशन भी पूछिए कि दो स्वजातीय आवेश, दो यूनिट, दो लाइक चार्जेस कहाँ प्लेस होना चाहिए? वायु निर्वात में। दे आर प्लेस्ड इन एयर और वैक्यूम एंड दे आर सेपरेटेड 1 यूनिट डिस्टेंस, और वो क्या होना चाहिए? यूनिट डिस्टेंस से सेपरेट होना चाहिए, उनके बीच की दूरी कितनी होना चाहिए? एकांक होना चाहिए, और दे आर रिपल टू ईच अदर 9 × 10⁹ repulsive forces, then each charge is called unit charge। दो स्वजातीय आवेश वायु निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो, दो स्वजातीय आवेश वायु निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो, और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। तो प्रत्येक आवेश को एकांक आवेश कहते हैं। तो डेफिनेशन समझ में आएगा, क्या लिखना है? दो स्वजातीय आवेश वायु निर्वात में एकांक दूरी पर रखे हो और वे एक दूसरे को 9 × 10⁹ न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं, तो प्रत्येक आवेश को हम एकांक आवेश कहते हैं। तो ये एकांक आवेश की परिभाषा नोट कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, विद्युत बल रेखा के गुण है। विद्युत बल रेखा क्या होती है कि मान लो कोई हमारे पास में इसको पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो इसके पॉजिटिव से निकल कर नेगेटिव पे समाप्त हो जाती है। ये विद्युत बल रेखा के कुछ गुण हम पढ़ेंगे। सबसे पहला ये कि विद्युत बल रेखा धन आवेश उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है, पॉजिटिव से निकलेगी और ऋण आवेश माइनस पर समाप्त हो जाएगी। तो पहला वो ये पॉजिटिव से निकलेगी और नेगेटिव पर क्या आ जाएगी? वो चार्ज एंड ऑन द नेगेटिव चार्जेस हो जाएगी। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट ऑन पॉजिटिव चार्जेस एंड एंड ऑन द नेगेटिव चार्जेस। तो विद्युत बल रेखा हमेशा धन आवेश से निकल कर ऋण आवेश पर समाप्त हो जाती है। दूसरी इसकी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ये होती है कि यदि विद्युत बल रेखा पर यदि हमको स्पर्श रेखा खींचे, मान लो कि स्पर्श रेखा, ये विद्युत बल रेखा निकल रही है और यहाँ पर मैंने टेंजेंट किया, स्पर्श रेखा खींची, तो ये स्पर्श रेखा टेंजेंट इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड को ये प्रदर्शित करेगा कि फोर्स इधर लग रहा है। किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा, किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती है। ये चीज नोट कर लें, किसी विद्युत बल रेखा पर खींची गई स्पर्श रेखा विद्युत क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी। यदि मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, उस पर अपन ने टेंजेंट खींचा, तो टेंजेंट क्या रिप्रेजेंट करेगा? इलेक्ट्रिक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। सेकंड पॉइंट। थर्ड, ये विद्युत बल रेखा खींची गई डोरी की भांति लंबाई में सिकुड़ने की चेष्टा करते, इसी कारण से विजातीय आवेशों में क्या होता है? प्रतिकर्षण होता है। यदि दोनों आवेश होते हैं तो क्या होता है? लंबाई के लंबवत वो दूर जाती मतलब वो प्रतिकर्षित करने का प्रयास करती है। विद्युत बल रेखा अपनी लंबाई के लंबवत दिशा दूर हटने का चेष्टा करते, इस कारण से सजातीय आवेश क्या करते हैं? एक दूसरे को
प्रतिकर्षित करते हैं। तो ये विजाति ये सिकुड़ने का प्रयास करेगी यदि समान आवेश है तो डोरी की भांति व्यवहार करती है। डोरी क्या होती है, सिकुड़ने का प्रयास करती है। और ये जो होती है ये लंबवत दिशा में यदि होती है तो क्या करती है, वो दूर जाने का प्रयास करती है। यानी सजातीय आवेशों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा और विजातीय आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखना है कि दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है। द इलेक्ट्रिक लाइन कैन नॉट क्रॉस टू ईच अदर। इसका मतलब ये हुआ कि यदि मान लो ये जो विद्युत बल रेखा एक दूसरे को काटेगी, मान लो ये विद्युत बल रेखा ये विद्युत बल रेखा इसको काटते हैं ऐसे जाएगी, तो यहाँ पर कटान बिंदु पर दो हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। यानी एक ही विद्युत बल रेखा की दो दिशा प्रदर्शित होगी, जो कि संभव नहीं होती है। कटान बिंदु पर दो हम स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, जहाँ कटा इधर भी जा रहे इधर भी जा रहे, तो कटान बिंदु पर अपन दो स्पर्श रेखा खींच सकते हैं जो कि एक ही विद्युत बल रेखा की दो दिशा को प्रदर्शित करेगी, जो कि संभव नहीं होती है। तो ये चीज अपने को ध्यान रखना है। दूसरी चीज, ये जो विद्युत बल रेखाएं होती है ये जो बनाती है, ये ध्यान रखना है कि ओपन कर्व बनाती है, खुला वक्र बनाती है। विद्युत बल रेखाएं खुला वक्र बनाती है। एक पॉइंट ये नोट कर लेना, ओपन कर्व खुला वक्र बनाती है। और जहां पर ये पैरेलल होती है, समांतर होती है, जहां मान लो कोई फील्ड है वहां पे इस तरह से समांतर होती है, तो वहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है, यूनिफॉर्म स्प्रेड द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म। लाइन यदि पैरेलल है, यदि विद्युत बल रेखाएं समांतर होती है तो वहां पर विद्युत क्षेत्र क्या होगा, एक समान होता है। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेना कि जहां पर विद्युत बल रेखा एक दूसरे के समांतर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र एक समान होता है। दूसरा पॉइंट हम ये भी कह सकते हैं कि जहां पर विद्युत बल रेखा बहुत पास पास में होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां पर विद्युत बल रेखा दूर दूर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होती है। जहां पर क्लोज्ड होगी पास पास में वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ज्यादा होगी, और जहां रेरर होगी मतलब दूर दूर होगी, है ना, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। और जो जहां पर एक दूसरे के समांतर बराबर डिस्टेंस पे होगी वहां पर क्या होगी, वो पैरेलल होगी, तो क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेम होगी, यूनिफॉर्म होगी। तो ये हमारे पास विद्युत बल रेखा की कुछ विशेषता अपने को मालूम होना चाहिए। पहली विशेषता, पॉजिटिव से निकलकर निगेटिव पे समाप्त हो जाएगी, पॉजिटिव से स्टार्ट होगी निगेटिव पे एंड हो जाएगी। दूसरी, दे आर नॉट क्रॉस टू ईच अदर, वे एक दूसरे को कभी भी काटती नहीं है या प्रतिच्छेद नहीं करती है। ये हमेशा ओपन कर्व बनाती, खुला वक्र बनाती है, ध्यान रखना, खुला वक्र कि यहाँ से जाती है और यहाँ पे समाप्त, ऐसा नहीं वापस आ जाती है। खुला वक्र का मतलब ये होता है ओपन, यहाँ से गए यहाँ पे समाप्त हो जाएगी। जहां पर ये एक दूसरे के समांतर होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होती है। जहां पर ये एक दूसरे के पास पास में होती है वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। जहां पर ये दूर दूर होती है, दूर दूर मतलब रेयर होती है, कम होती है, वहां पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी। तो इस तरह से ये हमारे पास में इसके मालूम होना चाहिए विद्युत बल रेखा से। विद्युत क्षेत्र में किसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है कि मान लो विद्युत क्षेत्र में कोई चार्ज रखा, आवेश रखा, तो उस यूनिट चार्ज पर जितना फोर्स एक्ट होता है, एकांक धन आवेश या कह सकते हैं एकांक परीक्षण धन आवेश, टेस्टिंग चार्ज, जितना फोर्स उस पर अप्लाई होता है, एकांक धन आवेश पर जितना बल लगता है, उस बल को हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो सीधी परिभाषा है कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी बिंदु पर एकांक धन आवेश, एकांक धन आवेश मतलब यूनिट चार्ज जितना फोर्स अनुभव करता है या जितना फोर्स उस पर लगता है, उस फोर्स को ही हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसको कहेंगे कि एकांक परीक्षण धन आवेश पर लगने वाला बल यूनिट चार्ज पे क्या करेगा, यूनिट जो फोर्स होता है, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स जितना एक्सपीरियंस होता है उस यूनिट चार्ज के द्वारा, वो जो फोर्स होता है उस बल को ही हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। तो परिभाषा डेफिनेशन में आ गई होगी कि विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है।
अब इसका फार्मूला हम देखें तो E इक्वल टू होगा एफ अपॉन क्यू, एफ 4 और क्यू 4। यदि क्यू इक्वल टू 1 रखते हैं तो E इक्वल टू क्या आ जाएगा एफ, यानी यूनिट चार्ज क्यू इक्वल टू 1 का मतलब एकांक धन आवेश पॉजिटिव, एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। तो डेफिनेशन में आ गई कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। इसका फार्मूला E इक्वल टू एफ अपॉन क्यू। अब एक न्यूटन और चार्ज कूलम, न्यूटन पर कूलम। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फार्मूला डायमेंशन निकालेंगे। डायमेंशन कैसे निकालेंगे? तो एफ की डायमेंशन पता है, एफ की होती है mlt माइनस 2 फोर्स की, और आवेश की कितनी होती है 80। तो इसको सॉल्व कर लो, एम एल टी ऊपर जाएगा टी माइनस 3 और ए माइनस 1, तो इसकी डायमेंशन हो जाएगी, बीमा हो जाएगी। तो डेफिनेशन हो गई, उसकी यूनिट हो गई और इसकी डायमेंशन हो गई। तो एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। और E इक्वल टू होता है एफ अपॉन क्यू, यदि Q इक्वल टू 1 तो E इक्वल टू एफ हो जाएगा। इसकी यूनिट न्यूटन पर कूलम और इसकी डायमेंशन एम एल टी माइनस 3 ए माइनस 1 होती है। नेक्स्ट हमारे पास विद्युत फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। मान लो कोई सरफेस है, तो ये सरफेस, इस सरफेस से जितनी बल रेखाएं निकलती है उन बल रेखाओं की जो संख्या होती है, विद्युत बल रेखाओं की संख्या, किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। किसी पृष्ठ से अभिलंबवत मतलब लंबवत नॉर्मली जो परपेंडिकुलर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन निकलती है उनकी टोटल नंबर ऑफ लाइंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। किसी विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली कुल बल रेखाओं की संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो विद्युत फ्लक्स की डेफिनेशन समझ आएगा कि कुछ नहीं, विद्युत फ्लक्स क्या है? विद्युत बल रेखाओं की संख्या है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासिंग थ्रू ए सरफेस नॉर्मली। किसी पृष्ठ से लंबवत निकलने वाली कुल विद्युत बल रेखाओं की जो संख्या होती है उस संख्या को हम विद्युत फ्लक्स कहते हैं। और इसको हम पाई से रिप्रेजेंट करेंगे, पाई से, और ये अदिश राशि होगी, स्केलर क्वांटिटी होगी, ध्यान रखना है। अब यदि हम इसके फार्मूला देखें तो पाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। हालांकि टोटल निकालने के लिए हम इंटीग्रल लगाते हैं, पूरे समाकलन लगाते, स्मॉल का होता है, तो ई डॉट डी एस, या इसको डॉट हटाते तो कॉस थीटा लगता है, ई डी एस कॉस थीटा, कॉस थीटा। अब यहाँ पर डॉट हटा दिया, कॉस थीटा लगा दिया। यदि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तब फाई इक्वल टू होता है ई डी एस कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू कितनी होती है? मैक्सिमम होता है, फाई इक्वल टू हो जाएगा ई डी एस। ये पहली कंडीशन ध्यान रखना है, थीटा इक्वल टू 0, थीटा इक्वल टू 0 मतलब ये जो थीटा कोण एंगल बन रहा है ना, और ये सरफेस होता है एरिया। देखो इसमें कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, ये हमारे पास एरिया होता है, एरिया इस डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर सदिश राशि होती है, एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में, ध्यान रखना। थीटा इक्वल टू 0 का मतलब ये होता है कि विद्युत बल रेखा है, यदि ऐसी निकल रही है ये इस पृष्ठ के समांतर है ना, तो ये और इसके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनेगा, मतलब परपेंडिकुलर होगा। ये चीज ध्यान रखना। एरिया वेक्टर और ई के बीच में क्या होगा? यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ के समांतर निकल रही है, इसका मतलब ई और ए है, ई और ए के बीच में या डीएस के बीच में, यहाँ डीएस ले रखा, डीएस ले लो चाहो तो, डीएस के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, मतलब ये एक दूसरे के लंबवत होती है, ध्यान रखना। थीटा इक्वल टू 0 डिग्री का मतलब ये होता है कि डीएस वेक्टर और ई वेक्टर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, लंबवत होते हैं। तो लंबवत हो तो थीटा इक्वल टू 0 यहाँ रखना है, 90 मत रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूजन होते हैं। और यदि थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, यानी इस ये एरिया है, ये सरफेस है, और ये बल रेखा यदि ऐसी निकलती है तो ये इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल होगा। तो उस स्थिति में ये दोनों क्या हो जाएगी? एक दूसरे के पैरेलल होगी, समांतर होगी। ये इधर और डीएस भी इधर, तो दोनों के बीच में ये क्या होगी? समांतर होती है, 90 डिग्री के पैरेलल होती है। और इस कंडीशन में पाई इक्वल टू कितना आ जाएगा? ई डी एस कास 90 जीरो होता है, ध्यान रखना। ये जीरो रख देंगे तो पूरा जीरो हो जाएगा। कास 90 डिग्री का मान जीरो, ये जीरो, ये पूरा जीरो।
यानी फ्लक्स शून्य हो जाएगा। तो कभी आ जाए कि मैक्सिमम कब होता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री यानी लंबवत होती है तब। मिनिमम कब होता है जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होता है तब। तो इस तरह से मिनिमम मैक्सिमम वाले कंडीशन अपने को मालूम होना चाहिए। दूसरी चीज इसमें इसके यूनिट पूछते हैं, मात्रक पूछते हैं, तो यूनिट यहाँ से निकाल सकते हैं अपन। फाई इक्वल टू होता है ई डॉट डी एस। ई मतलब न्यूटन अपान कूलम, ये विद्युत तीव्रता का मात्रक अभी हमने लिखा था न्यूटन पर कूलम। और ds क्या एरिया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल का मात्रक मीटर का स्क्वायर होता है, मीटर स्क्वायर क्या आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम। तो एक यूनिट ये होती है इसकी। लेकिन कभी कभी इसमें वोल्ट के रूप में हम प्रदर्शित कर सकते थे। एक फार्मूला हमने पढ़ा ए इक्वल टू होता है dv/dx, विभव प्रवणता वाला पढ़ा आपने पोटेंशियल ग्रेडियंट। इसका होता है वोल्ट पर मीटर। ए का एक फार्मूला एक यूनिट ये भी होती है वोल्ट पर मीटर। तो यदि यहाँ वोल्ट पर मीटर लिखे तो फाइव यूनिट कितनी हो जाएगी वोल्ट पर मीटर इंटू मीटर का स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल कर देना वोल्ट इंटू मीटर। तो एक यूनिट ये भी होती है, ध्यान रखना, वोल्ट इंटू मीटर भी होती है। और ये भी लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर अपान कूलम, दोनों यूनिट होती है। तो जनरली अपन इस यूनिट का ही उपयोग करते हैं क्योंकि फार्मूले में ज्यादातर न्यूटन पर कूलम इंटू ds क्षेत्रफल का मीटर का स्क्वायर होता है। तो ये यूनिट का हम उपयोग करते हैं। फ्लक्स दो प्रकार का होता है, एक होता है धनात्मक विद्युत फ्लक्स और एक होता है ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स। यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर निकलती है तो उसको धनात्मक विद्युत फ्लक्स कहेंगे, और यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो उसको हम ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। दो प्रकार के फ्लक्स, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव किसको कहेंगे जब जो लाइन होगी सरफेस से परपेंडिकुलर बाहर आएगी नॉर्मली। यदि विद्युत बल रेखा पृष्ठ के लंबवत बाहर निकलती है तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे, और यदि किसी पृष्ठ के अंदर प्रवेश करती है तो उसको हम नेगेटिव या ऋणात्मक विद्युत फ्लक्स कहते हैं। तो फ्लक्स का फार्मूला याद रखना फाई इक्वल टू ई डॉट डी एस। यदि टोटल निकालना चाहो तो इसमें समाकलन भी हम लगा सकते हैं, क्लोज सरफेस का इंटीग्रल। तो इस तरह से ये हमारे पास पूरा फ्लक्स से संबंधित क्वेश्चन है। यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।